वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मतलब कोर कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। स्टेट कैसे काम करता है और ख़ास तौर पर इसे अक्सर स्नैपशॉट यानी एक तस्वीर की तरह क्यों समझा जाता है। हमने इसके लिए रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कुछ की एक्सप्लेनेशंस उठाई हैं ताकि हम समझ सकें कि जब हम रिएक्ट में कोड लिखते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। हमारा मकसद ये डिकोड करना है कि रिएक्ट में स्टेट सेट करने पर यूआई यूजर इंटरफेस वो कैसे और कब अपडेट होता है। कई बार लगता है कि ये तुरंत क्यों नहीं बदलता है ना, और इवेंट हैंडलर्स जो हम लिखते हैं वो स्टेट के इस स्नैपशॉट वाली आइडिया से कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल, और ये अंडरस्टैंडिंग मेरा मतलब है डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप रिएक्ट एप्लीकेशंस को डीबग कर रहे होते हैं या एक प्रिडिक्टेबल स्टेबल यूआई बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये जानना कि रिएक्ट स्टेट को कैसे मैनेज करता है, ये बहुत काम आता है। इससे यूआई में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या बग से बचने में काफ़ी मदद मिलती है। सही कहा। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। पहली बात जो समझनी है, स्टेट सेट करने से रेंडर ट्रिगर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यूजर ने बटन दबाया और यूआई मतलब स्क्रीन फट से बदल गई। लगता तो ऐसा ही है, पर रिएक्ट में प्रोसेस थोड़ा इनडायरेक्ट है। जब आप कोई स्टेट अपडेट फंक्शन कॉल करते हैं जैसे इज लॉग्ड इन ट्रू, तो आप रिएक्ट को सीधे यूआई बदलने का कमांड नहीं दे रहे हैं। आप असल में रिएक्ट से कह रहे हैं, देखो मेरे स्टेट का ये हिस्सा बदल गया है, अब कंपोनेंट को फिर से देखो और जरूरी बदलाव करो। हाँ, यानी यूआई को रिएक्ट करने के लिए स्टेट अपडेट करना पहला सिग्नल है। इसका एक आम उदाहरण है एक फॉर्म कंपोनेंट। कल्पना करें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म की, जिसमें मैसेज लिखने के बाद एक सेंड बटन है। जब कोई सेंड पर क्लिक करता है, मान लीजिए एक फंक्शन इज सेंट ट्रू कॉल होता है, तो इस क्लिक के पीछे क्या सीक्वेंस चलता है, क्या होता है असल में? सबसे पहले फॉर्म का ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर ट्रिगर होता है। इसके अंदर इज सेंट ट्रू कॉल किया जाता है। यह फंक्शन दो काम करता है। ये रिएक्ट को बताता है कि इज सेंट स्टेट वेरिएबल की अगली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और ये रिएक्ट को सिग्नल देता है कि कंपोनेंट को री-रेंडर करने की जरूरत है। अच्छा। 3, इसके बाद रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शन को दोबारा कॉल करता है। यही री-रेंडर है। इस बार जब फंक्शन चलेगा तो इज सेंट की वैल्यू ट्रू होगी। इस नई वैल्यू के आधार पर कंपोनेंट शायद JSX में योर मैसेज इज ऑन इट्स वे जैसा मैसेज रिटर्न करेगा, और रिएक्ट फिर स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाएगा। हाँ, और ये रिएक्ट के डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आप इम्पेरेटिव स्टाइल में ये नहीं बताते कि देखो इस एलिमेंट का टेक्स्ट बदलो, नहीं, आप डिक्लेयर करते हैं कि अगर स्टेट ये है तो यूआई ऐसा दिखना चाहिए। स्टेट अपडेट वो ट्रिगर है जो रिएक्ट को बताता है कि भाई डेक्लेरेशन बदल गई है, अब रियलिटी मतलब डॉम को डेक्लेरेशन से मैच करना है। रिएक्ट खुद फिगरिंग आउट करता है कि डॉम में क्या और कैसे बदलना है। बिल्कुल सही, ये डिक्लेरेटिव वाली बात की है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे क्रूशल पॉइंट पर। रेंडरिंग एक समय का स्नैपशॉट लेता है। जब हम कहते हैं रेंडरिंग तो इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझे तो रिएक्ट आपके कंपोनेंट फंक्शन को कॉल कर रहा है। बस ये फंक्शन चलता है और जो JSX स्ट्रक्चर ये रिटर्न करता है वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के यूआई का एक स्नैपशॉट है। ठीक है। और ये स्नैपशॉट सिर्फ HTML जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें सब कुछ शामिल है। उस मोमेंट पर कंपोनेंट के प्रॉप्स क्या थे, उसके अंदर डिफाइंड इवेंट हैंडलर्स कौन से थे, और फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या थी। ये सब कुछ उस रेंडर के समय जो स्टेट था उसी का इस्तेमाल करके कैलकुलेट होता है। अच्छा, तो सब कुछ उस मोमेंट के स्टेट पर बेस्ड है। हाँ, इसे ऐसे सोचें कि ये एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, ये इंटरैक्टिव ब्लूप्रिंट है। इसमें लॉजिक मतलब इवेंट हैंडलर्स जुड़ी हुई हैं, और वो लॉजिक भी उसी स्टेट पर आधारित हैं जो रेंडरिंग के समय मौजूद था। तो जब रिएक्ट री-रेंडर करता है तो ये प्रोसेस फिर से होता है ना? हाँ बिल्कुल। री-रेंडर का मतलब है 1, रिएक्ट आपके फंक्शन को फिर से कॉल करेगा। 2, आपका फंक्शन स्टेट की नई वैल्यूज जो रिएक्ट ने उसे दी हैं उनके आधार पर एक बिल्कुल नया JSX स्नैपशॉट रिटर्न करेगा। 3, रिएक्ट इस नए स्नैपशॉट को पिछले वाले से कंपेयर करेगा और स्क्रीन यानी ब्राउजर डॉम को अपडेट करेगा ताकि वो नए स्नैपशॉट से मैच करे, और ये बहुत एफिशिएंटली होता है। हाँ, वो डिफिंग एल्गोरिथम वगैरह। एग्जैक्टली। एक सवाल जो अक्सर आता है
ये स्टेट रहता कहाँ है? क्या ये फंक्शन के अंदर का नॉर्मल वेरिएबल है? नहीं। स्टेट वेरिएबल जैसे यूज स्टेट से मिला हुआ वो फंक्शन के बाहर रिएक्ट के अपने मेमोरी स्पेस में रहता है। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कंपोनेंट के पास शेल्फ पर कुछ वैल्यूज रखी हैं। हाँ, एक शेल्फ पर। हाँ, हर बार जब रिएक्ट कंपोनेंट को रेंडर करता है वो शेल्फ से स्टेट का करंट स्नैपशॉट उठाकर फंक्शन को देता है। कंपोनेंट उस स्नैपशॉट को यूज करके यूआई का स्नैपशॉट यानी JSX बनाता है और रिटर्न करता है। और अगर इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी। सोचिए कि अगर एक रेंडर के बीच में ही स्टेट बदल सकता तो क्या होता। मान लीजिए आप एक वैल्यू को 2 जगह इस्तेमाल कर रही हैं और पहली जगह इस्तेमाल करने के बाद वो बदल जाए तो दूसरी जगह आपको अलग वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल। इससे बहुत अनप्रेडिक्टेबल बग्स आ सकते हैं। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाती। बिल्कुल। तो ये स्नैपशॉट अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि एक सिंगल रेंडर के दौरान कंपोनेंट के अंदर की सारी लॉजिक, कैलकुलेशंस और इवेंट हैंडलर्स स्टेट के उसी सेट ऑफ वैल्यूज पर काम करें। सब कुछ एक कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल स्नैपशॉट पर आधारित होता है। ये कंसिस्टेंसी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है जब हम देखते हैं कि स्टेट अपडेट्स तुरंत क्यों नहीं होते। सेक्शन 3 पर आते हैं और इसे समझने के लिए वो +3 काउंटर वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए, एक काउंटर कंपोनेंट है, इसमें एक स्टेट वेरिएबल नंबर है, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक बटन है जिस पर +3 लिखा है। इस बटन के ऑन क्लिक हैंडलर में हम सेट नंबर +1 को 3 बार कॉल करते हैं, एक के बाद एक। 3 बार। पहली बार देखने पर या सोचने पर यही लगता है कि हर क्लिक पर काउंटर 3 से बढ़ना चाहिए। सीधा सा गणित है ना? हाँ, बिल्कुल, 1 + 1 + 1। लेकिन जब आप इसे चलाकर देखते हैं तो आप पाएंगे कि काउंटर सिर्फ 1 से बढ़ता है, 3 से नहीं। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार जब मैंने ये देखा तो मेरा तो सिर ही चकरा गया था। ये काउंटर 3 क्यों नहीं हुआ? ये वाकई काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, मुझे भी लगा था पहली बार। लेकिन ये सीधे तौर पर उसी स्नैपशॉट वाली बात से जुड़ा है जो हमने अभी डिस्कस की। जैसा आपने कहा, सेट नंबर करंट रेंडर के स्टेट को नहीं बदलता है, वो रिएक्ट को बताता है कि अगले रेंडर के लिए स्टेट क्या होना चाहिए। इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए इनिशियल नंबर 0 है। जब आप पहली बार बटन क्लिक करते हैं, पहली सेट नंबर +1 कॉल होती है। इस मोमेंट पर इस रेंडर के स्नैपशॉट में नंबर की वैल्यू क्या है? 0 है। हाँ, 0। तो ये असल में सेट नंबर 0 + 1 है। रिएक्ट नोट कर लेता है कि अगले रेंडर में नंबर को 1 करना है। ठीक है। दूसरी सेट नंबर +1 कॉल होती है। ध्यान दें, हम अभी भी उसी रेंडर के इवेंट हैंडलर में है, तो नंबर की वैल्यू अभी भी 0 है। तो ये फिर से सेट नंबर 0 + 1 है। रिएक्ट देखता है कि उसे नंबर को 1 करना है, ये रिक्वेस्ट पहले से ही पेंडिंग है, उसे कुछ नया नहीं मिला। अच्छा, वो ओवरराइट नहीं करता, बस देखता है कि हाँ 1 करना है। हाँ, तीसरी सेट नंबर +1 कॉल होती है। फिर से इस रेंडर में नंबर की वैल्यू 0 ही है, तो ये भी सेट नंबर 0 + 1 है। रिएक्ट के पास अभी भी अगले रेंडर के लिए नंबर = 1 करने की इंस्ट्रक्शन है। मतलब तीनों बार रिएक्ट को यही इंस्ट्रक्शन मिली कि अगले रेंडर में 1 करना है। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ? इवेंट हैंडलर पूरा चला गया, रिएक्ट ने देखा कि स्टेट अपडेट रिक्वेस्ट थी और फाइनल वैल्यू जो सेट करनी है वो 1 है। तो रिएक्ट कंपोनेंट को रीरेंडर करता है और इस नए रेंडर में नंबर की वैल्यू 1 होती है। नतीजा यूआई में 1 दिखता है, 3 नहीं। इससे समझने का एक और तरीका है मेंटल सब्स्टिट्यूशन, जो रिएक्ट डॉक्स में सुझाया गया है। बहुत यूजफुल है ये। आप सोचें कि इवेंट हैंडलर के अंदर उस रेंडर के लिए नंबर की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी 0। तो कोड मेंटली ऐसा दिखता है: सेट नंबर 0 + 1, सेट नंबर 0 + 1, सेट नंबर 0 + 1। तीनों ही कॉल्स स्टेट को 1 पर सेट करने का रिक्वेस्ट कर रही हैं। ये सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका काफी हेल्पफुल है समझने में। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रिएक्ट इन अपडेट्स को हैंडल कैसे करता है। ये स्नैपशॉट कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूती से दिखाता है। नंबर की वैल्यू उस पर्टिकुलर रेंडर के इवेंट हैंडलर के स्कोप के लिए फिक्स्ड है। हर सेट नंबर कॉल उसी इनिशियल नंबर वैल्यू 0 का उपयोग कर रहा है जो उसे स्नैपशॉट में मिली थी। एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है, रिएक्ट अक्सर इन मल्टीपल स्टेट अपडेट्स को बैच कर देता है। हाँ, बैचिंग। हाँ,
यानी एक इवेंट हैंडलर के अंदर अगर आप कई सेट स्टेट कॉल करते हैं, रिएक्ट उन्हें ग्रुप करके सिर्फ एक ही री-रेंडर ट्रिगर कर सकता है। ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। वो देखता है कि अंततः स्टेट को 1 पर सेट करना है, तो वो एक ही री-रेंडर शेड्यूल करता है जिसमें नंबर 1 होगा। और ये बैचिंग वाली बात भी जानना जरूरी है परफॉर्मेंस के लिहाज से। अच्छा, तो ये तो हुई सिंक्रोनस अपडेट्स की बात, लेकिन मामला और दिलचस्प हो जाता है जब एसिंक्रोनस ऑपरेशंस जैसे टाइमर्स बीच में आ जाते हैं। सेक्शन 4 स्टेट ओवर टाइम, यानी एसिंक्रोनस बिहेवियर के साथ स्टेट कैसे काम करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार बटन क्लिक पर हम सेट नंबर +5 करते हैं और उसके तुरंत बाद उसी हैंडलर में अलर्ट नंबर कॉल करते हैं। मान लीजिए इनिशियल नंबर 0 है। सवाल ये है कि अलर्ट क्या दिखाएगा, 0 या 5? अगर हम पिछले सेक्शन की लॉजिक लगाएं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोचें। सेट नंबर 0+5 अलर्ट ऑफ 0। ऐसा इसलिए क्योंकि अलर्ट उसी रेंडर में चल रहा है जहां नंबर की स्नैपशॉट वैल्यू 0 है। सेट नंबर 5 ने सिर्फ अगले रेंडर के लिए रिक्वेस्ट डाली है। करंट रेंडर में नंबर अभी भी 0 है। बिल्कुल सही, अलर्ट 0 दिखाएगा, एकदम ठीक। अब इसमें एक ट्विस्ट डालते हैं। क्या होगा अगर अलर्ट को सेट टाइम आउट में डाल दें ताकि वो 3 सेकंड बाद चले? कोड कुछ ऐसा होगा, सेट नंबर +5 सेट टाइम आउट फंक्शन अलर्ट नंबर 3000। इनिशियल नंबर अभी भी 0 है। ओके, 3 सेकंड का डिले। अब सोचने वाली बात है, 3 सेकंड बाद जब अलर्ट चलेगा तब तक तो री-रेंडर हो चुका होगा और यूआई में नंबर की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, तो क्या अब अलर्ट 5 दिखाएगा? यहाँ पर क्लोजर का कॉन्सेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट का। जब आपने सेट टाइम आउट को कॉल किया तो उसके अंदर का फंक्शन अलर्ट नंबर उस वक्त मौजूद नंबर वेरिएबल को कैप्चर कर लेता है उसकी वैल्यू के साथ। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस अपने बनने के स्कोप के वेरिएबल्स को याद रखते हैं, इसे ही क्लोजर कहते हैं। तो इसका मतलब अलर्ट अभी भी 0 ही दिखाएगा? सीरियसली, जिस नंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है वो उस रेंडर का नंबर है जब सेट टाइम आउट कॉल हुआ था और उस वक्त उसकी वैल्यू 0 थी। वाओ! रिएक्ट डॉग्स की वो की लाइन फिर से याद आती है। एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू एक रेंडर के भीतर कभी नहीं बदलती। वो स्नैपशॉट पूरे रेंडर साइकिल के लिए फिक्स्ड है, यहाँ तक कि उसके अंदर डिफाइंड हुए एसिंक्रोनस कॉलबैक्स के लिए भी। वाओ! ये समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर ये बहुत पावरफुल आइडिया है, दिमाग घुमा देने वाला। इसे और पक्का करने के लिए एलिस बॉब वाला फॉर्म एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी डॉक्स में है। मान लीजिए एक फॉर्म है जहां आप रेसिपिएंट चुन सकते हैं, ड्रॉप डाउन से एलिस या बॉब, और एक मैसेज लिख सकते हैं। सेंड बटन दबाने पर 5 सेकंड का डिले होता है और फिर एक अलर्ट आता है, यू सेड मैसेज टू रेसिपिएंट। ठीक है, 5 सेकंड का डिले। सिनारियो ये है, 1 आप रेसिपिएंट में एलिस चुनते हैं, मैसेज में हेलो लिखते हैं और सेंड बटन दबाते हैं। हैंडल सबमिट फंक्शन चलता है, सेट सेंडिंग ट्रू होता है और 5 सेकंड का सेट टाइम आउट शुरू होता है जिसके अंदर अलर्ट है। ओके। 2 उन 5 सेकंड के खत्म होने से पहले आप जल्दी से रेसिपिएंट ड्रॉप डाउन में बॉब सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे स्टेट अपडेट होता है और यूआई में रेसिपिएंट बॉब दिखने लगता है। कंपोनेंट री-रेंडर हो गया। बीच में ही बदल दिया। हाँ, अब सवाल, जब 5 सेकंड बाद सेट टाइम आउट वाला अलर्ट आएगा तो वो क्या कहेगा? यू सेड हेलो टू एलिस या यू सेड हेलो टू बॉब? इसी क्लोजर और स्नैपशॉट प्रिंसिपल के आधार पर अलर्ट कहेगा यू सेड हेलो टू एलिस। हाँ, एग्जैक्टली, यू सेड हेलो टू एलिस। क्योंकि जब सेंड बटन दबाया गया था उस मोमेंट के रेंडर में मैसेज स्टेट हेलो था और टू स्टेट एलिस था। हैंडल सबमिट फंक्शन और उसके अंदर बना सेट टाइम आउट का कॉलबैक फंक्शन इन्हीं वैल्यूज को अपने क्लोजर में कैप्चर कर चुका था। हाँ, उसने उस वक्त की वैल्यूज को पकड़ लिया। बिल्कुल। बाद में टू स्टेट का बदल कर बॉब हो जाना उस पहले से चल रहे टाइमर के कॉलबैक पर कोई असर नहीं डालेगा। वो अपने जन्म के समय के स्टेट स्नैपशॉट के साथ ही काम करेगा। What's fascinating here is the benefit. इसका फायदा क्या है? ये बिहेवियर प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है और रेस कंडीशंस जैसी कॉमन प्रॉब्लम से बचाता है। खासकर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस में आपका कोड उस स्टेट के आधार पर रिलायबली बिहेव करता है जो यूजर इंटरैक्शन के समय मौजूद था, ना कि किसी अनिश्चित फ्यूचर स्टेट पर जो शायद बीच में बदल जाए। सही कहा। इससे एपीआई कॉल्स, टाइमर्स या एनिमेशंस के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है, रिलायबल हो जाता है। लेकिन अगर हमें हमेशा लेटेस्ट स्टेट ही चाहिए हो,
जैसे उस सेट टाइमर में। क्या उसका कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए रिएक्ट में पैटर्न्स हैं, जैसे स्टेट अपडेटर फंक्शंस का इस्तेमाल करना। सेट नंबर n = n+1 जैसा सिंटैक्स ये इंश्योर करता है कि आपको हमेशा कैलकुलेशन के लिए स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू मिले। ये पिछले स्टेट पर आधारित अपडेट करने का सेफ तरीका है। अच्छा, वो फंक्शनल अपडेट। हाँ, फंक्शनल अपडेट। शायद इस पर हम भविष्य में और विस्तार से बात कर सकते हैं। जरूर। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लेट्स समराइज द की टेकअवेज। रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, स्टेट सेट करना यूआई को सिरे बदलना नहीं है, बल्कि एक नए रेंडर का रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट। दूसरी, रिएक्ट स्टेट को कंपोनेंट फंक्शन के बाहर अपने पास रखता है, जैसे किसी शेल्फ पर। तीसरी, यूज स्टेट हर रेंडर के लिए स्टेट का एक स्नैपशॉट देता है, जो उस रेंडर के लिए फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड स्नैपशॉट। हाँ। चौथी, वेरिएबल्स और इवेंट हैंडलर्स हर री रेंडर में नए बनते हैं। वो पिछले रेंडर से सर्वाइव नहीं करते। हर रेंडर का अपना स्कोप है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण, हर रेंडर और उसके अंदर डिफाइन हुए फंक्शंस, इंक्लूडिंग एसिंक कॉलबैक्स, हमेशा उसी रेंडर का स्टेट स्नैपशॉट देखते हैं जिसमें वो बने थे। हाँ, ये क्लोजर वाली बात। हाँ। इवेंट हैंडलर्स एसेंशियली टाइम ट्रैवलर्स की तरह हैं। वो उस पास्ट स्टेट पर ऑपरेट करते हैं जब वो बने थे। छठी, आप स्टेट वेरिएबल्स को इवेंट हैंडलर्स में मेंटली सब्स्टिट्यूट करके उस रेंडर की वैल्यू से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोड कैसे बिहेव करेगा। बिल्कुल। और सातवीं, पुराने इवेंट हैंडलर्स जैसे सेट टाइम आउट में फंसे हुए स्टेट की वही वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं जो उनके बनने वाले रेंडर में थी, चाहे स्टेट बाद में बदली क्यों ना गया हो। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है रिएक्ट में काम करते वक्त। बिल्कुल। अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को और सॉलिडिफाई करना चाहता है तो रिएक्ट डॉक्स में एक अच्छा ट्रैफिक लाइट चैलेंज है। सोचिए, एक ट्रैफिक लाइट है जो वॉक स्टॉप टॉगल करती है सेट वॉक डॉट वॉक से। अगर आप क्लिक हैंडलर में अलर्ट वॉक को सेट वॉक कॉल से पहले रखते हैं तो अलर्ट क्या दिखाएगा, और अगर बाद में रखते हैं तो क्या अलर्ट मैसेज बदलेगा? आज की चर्चा के आधार पर सोचिए, ऐसा क्यों होगा या नहीं होगा। ये अच्छा एक्सरसाइज है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करेगा। और एक अंतिम विचार इस पर छोड़ते हैं। ये स्नैपशॉट व्यवहार रिएक्ट में कॉम्प्लेक्स स्टेट इंटरैक्शंस या यूजर इवेंट से शुरू होने वाले लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेसेस, जैसे कोई फाइल अपलोड हो रहा है, उसको स्ट्रक्चर करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है। जब स्टेट प्रिडिक्टेबल तरीके से बिहेव करता है तो हम ज़्यादा रोबस्ट और बग फ्री एप्लीकेशंस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जानना कि स्टेट टाइम के साथ कैसे बिहेव करता है, ये एडवांस्ड पैटर्न्स को समझने में बहुत मदद करता है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।